गाजा में हुक्का पानी बंद कर हमास को सीज फायर में फंसाने के बाद अब भारी पैमाने पर इजराइल की सेना सीरिया में कब्जा जमा रही है। सीरिया में हमले तेज कर इजराइल ने अपने कब्जे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। इजराइल की वायुसेना ने साउदर्न सीरिया में टॉर्टस में जिस तरह से अपने हमले तेज किए और उसके बाद एयर ड्रॉप कर सेना को जमीन पर उतारा गया, साथ ही इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिस तरह से मूव करते हुए इजराइल की सेना के खास तौर पे टॉर्टस के अलावा आप देखिए तो केनेट्रा और दारा के इलाके में दिखाई दे रहे हैं। उससे साफ दिखाई दे रहा है कि साउदर्न सीरिया में 1967 के बाद इजराइल सबसे बड़े कब्जे को अंजाम दे रहा है। 1967 में इसलिए कह रहा हूं कि तब सीरिया से गोलन हाइट को इजराइल ने कब्जाया था और इस वक्त आप देखिए तो एसटीएस के नेतृत्व में जो सीरिया में सरकार चल रही है उसके कमजोर नेतृत्व या यूं कहें कि उसके मौजूदा स्थिति का फायदा उठाते हुए इजराइल साउथ सीरिया में कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त उसके कब्जे को रोकने के लिए कोई सामने नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त उसके कब्जे को रोकने के लिए एक तरफ देखें तो हयात अल-शाम के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। वहीं तुर्की भी देखें तो कुर्द विद्रोहियों के साथ फंसा हुआ है, वो भी इजराइल के इस एक्सेशन को, इस इन्वेजन को नहीं रोक पा रहा है। और इसका समूचा इम्पैक्ट हम देखें तो इस वक्त समूचे मिडिल ईस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सीरिया एक ऐसा ग्राउंड बन चुका है असद की सरकार के गिरने के बाद, जहां एक तरफ नॉर्थ में उसे कब्जा करने की होड़ में तुर्की नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ साउथ में इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से सीरिया, जो कि ईरान के सपोर्ट के कारण देखें असद के नेतृत्व में एक तरफ तुर्की से बचा हुआ था, दूसरी तरफ इजराइल से आज न सिर्फ बंदरबाट का केंद्र बना हुआ है बल्कि जिस तरह से इजराइल की सेना उसके शहरों में अपने दमखम और पांव जमा रही है, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल अपने मकसद को सीरिया में पूरी तरह से कामयाब कर दिखाएगा। ये मकसद है क्या? दरअसल ये मकसद है इजराइल के ग्रेटर इजराइल बनने का, उसी ग्रेटर इजराइल बनने का जिसका मैप इजराइल ने जारी किया था और बताया था कि ग्रेटर इजराइल में न सिर्फ गजा शामिल होगा, न सिर्फ सीरिया के हिस्से शामिल होंगे, बल्कि इसके अलावा लेबनान सहित आप समझिए कि जॉर्डन और साथ ही इजिप्ट के इलाके भी शामिल होंगे। उस वक्त भारी किरकिरी, भारी हंगामा हुआ था, तब इजराइल शांत हो गया था। लेकिन फिर से देखें तो इजराइल जंग के मैदान में उतरते हुए सीरिया में जिस तरह से इन्वेजन कर रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि इजराइल के ग्रेटर होने का जो सपना है उसको साकार करने की कोशिश में नेतन्याहू ऐसे वक्त में लग गए हैं जब रमजान चल रहा है, ऐसे वक्त में लग गए हैं जब आप देखिए तो मिडिल ईस्ट जो है वो दरअसल रमजान में व्यस्त है। हमास जिसके साथ सीज फायर करने के बाद उसके फेज 2 में इजराइल ने एंट्री नहीं की, यानी आईडीएफ को विड्रॉ करने का जो झांसा दिया था हमास को उसे पूरा नहीं किया गया। उल्टे सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए हमास को बाध्य करते हुए गजा में रसद और सप्लाई रोक दी गई और तब दूसरी तरफ रुख करते हुए हम देख रहे हैं कि इजराइल की सेना सीरिया को रोकती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त के हालात में देखें तो हमारे पास जो मैप है उसमें दिखाई दे रहा है कि क्वेनेत्रा और खास तौर पे जो दारा का इलाका है वहां पर इजराइल की सेना ने भारी पैमाने पर घुसपैठ की है, अपने पांव जमाए हैं। तेल अल माल जो दारा का इलाका है और साथ ही जो अल मसारा का इलाका है क्वेनेत्रा के पास, यहाँ पर जो दरअसल डिफेंस के डिपो थे उसको भी इजराइल की सेना ने तबाह किया है, ये कहते हुए कि वेपन्स अगर इजराइल के विरोधियों के हाथ लग जाते हैं तो इजराइल के लिए दरअसल खतरनाक होंगे। और ये कहते हुए दरअसल वहाँ पर जो आयुध भंडार है उसे भी पूरी तरह से इजराइल खत्म कर रहा है। यहाँ पर जो रहने वाली आबादी है दरअसल वो आप देखिए तो सीरिया की अल्पसंख्यक आबादी है। जी हाँ, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो दरअसल द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं और उस कम्युनिटी के लोगों को साधते हुए इजराइल ने भरोसा दिया है कि जिस तरह से अन्य कम्युनिटी, खासतौर पे आप समझिए कि जो वहाँ पर सिया और सुन्नी बहुली कम्युनिटी के बीच का जो द्वंद्व है उसके बीच इजराइल ने एंट्री की है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने देखा था कि लेबनान में जो सिया हैं और जो क्रिश्चियन हैं उनके बीच रिफ्ट पैदा करने में इजराइल कामयाब हुआ था, ठीक उसी तरह का रिफ्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि द्रूज वर्सेज सुन्नी का इजराइल क्रिएट कर रहा है। और द्रूज को भरोसा दे रहा है कि एसटीएस के नेतृत्व में जो सुन्नी हैं वो दरअसल ये साउदर्न लेबनान में, साउदर्न सीरिया में किसी कदर कब्जा नहीं कर पाएंगे। और ये भरोसा देते हुए हम देखें तो लगातार इस जंग को इजराइल आगे बढ़ा रहा है। इस वक्त आप देखिए तो 3 अल्पसंख्यक कम्युनिटी सीरिया में इजराइल के
हम कहें तो समीकरण को साधने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक तो अलवैत हैं जिससे असद खुद बिलोंग करते थे, दूसरा द्रुज है और तीसरा अगर आप देखिए तो कुर्द हैं। कुर्द इसलिए क्योंकि कुर्द लंबे समय से कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते रहे हैं। कुर्द इसलिए क्योंकि कुर्दों ने ही दरअसल तुर्की के नाक को दम किया। कुर्दों ने ही YPS बनाकर एक अलग कुर्दिस्तान राज्य बनाने और साथ ही कुर्दों की एक बड़ी आबादी जो कि तुर्की में रहती है वहां पर भी अपने राज्य को बनाने की लगातार संघर्ष जारी रखी। इस संगठन को तुर्की आतंकी करार देता है। लेकिन इसके ठीक उलट देखिए तो इस संगठन को सपोर्ट कौन करता है? इस संगठन को सपोर्ट अमेरिका करता है और इसलिए हम देख रहे हैं कि तुर्की लगातार अमेरिका के भी संपर्क में है कि अमेरिका का समर्थन इनको बंद हो। दूसरी तरफ आप देखिए तो इस बहुल को इस वक्त सीधे तौर पे इजराइल सपोर्ट दे रहा है। अलवैत हों, कुर्द हों या फिर द्रुज हों, इनको सपोर्ट देकर लगातार इजराइल जो है वो अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है उस सीरिया को, जो इस वक्त असद की सरकार के गिरने के बाद STS के नेतृत्व वाली सरकार के हाथों में है और ये सरकार इस वक्त बेहद कमजोर है। इस वक्त जो मैप है, दरअसल इस मैप को मैं जो देख रहा हूँ उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सीरिया का जो बहुत बड़ा हिस्सा है इस वक्त जंग के मैदान में तब्दील नजर आ रहा है। नॉर्थ सीरिया देखें तो वहाँ पर लगातार बढ़त तुर्की बनाया हुआ है। साउथ सीरिया देखें तो इस वक्त इजराइल बनाया हुआ है और अहमद अल-शारा जिनके नेतृत्व में हयात अल-शाम की सरकार चल रही है, अहमद अल-शारा लगातार ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल की इन्वेजन को रोकेंगे, लेकिन जमीन पर ये सार्थक होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। और इस तरह से इजराइल के हाथों इस वक्त देखें तो सीरिया सबसे बड़े इन्वेजन का शिकार है, सबसे बड़े अतिक्रमण का शिकार है और इसके पीछे जो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं वो दरअसल भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नेतन्याहू का कहना है कि साउदर्न लेबनान की तरह साउदर्न सीरिया नहीं बनने देगा इजराइल, यानी एक और फ्रंट नहीं खोलने देगा, लिहाजा यहाँ पर अपनी पकड़ और धमक बनाए रखेगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि इस वक्त STS की जो सरकार बनी हुई है सीरिया में वो एक आतंकियों की सरकार है और इसके पीछे उनकी दलील यह है कि हयात अल-शाम जो है वो दरअसल अलकायदा से निकला हुआ है। वो अलकायदा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, लिहाजा हयात अल-शाम को भी उसी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। और इन दलीलों के साथ सीरिया की जो मौजूदा सरकार है जिसने दिसंबर के महीने में असद की सत्ता को उखाड़ फेंका, उस सरकार के खिलाफ हम देखें तो मुखर होकर इजराइल हमले को तेज कर रहा है और उसके रास्ते में तुर्की भी नहीं आ रहा, क्योंकि तुर्की भी इस वक्त हम देखें तो सीरिया के एक बड़े भूभाग को जीतकर लंबे समय से जो कुर्द आतंकवाद का शिकार तुर्की रहा है या यूं कहें कि कुर्द उग्रवाद का शिकार रहा है, उसको जड़ से समाप्त कर देना चाहता है, क्योंकि उसके लिए भी ये मुफीद समय है। वो इसलिए भी क्योंकि हयात अल-शाम को जो ताकत, हथियार, धन और समर्थन है वो तुर्की ही देता रहा और जिसके दम पर हयात अल-शाम की सरकार आज की तारीख में असद की सत्ता को बेदखल कर बैठी हुई है। तो इस वक्त सीरिया देखें तो पूरी तरह से तुर्की और इजराइल के बीच जो है बंदरबांट का शिकार नजर आ रहा है, जहां पर अपने अपने कब्जे की लड़ाई तुर्की और इजराइल करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण आगे हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाजत।